जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये इसका पहला पार्ट है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल के दोस्तों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे देश में इसमें से किस ब्रिटिश ऑफिशियल ने इंट्रोड्यूस किया, या ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि इनमें से वो कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल है जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड नॉर्थब्रूक या लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, 1880 से लेकर 1884 तक भारत के वाइसरॉय रहे लॉर्ड रिपन ने हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सन 1882 में इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट को हिंदुस्तान में लागू किया था। अगला सवाल यह है कि इनमें से वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रीअपील किया। देखिए, 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसको कि लॉर्ड रिपन ने 1880 में, जैसे ये हिंदुस्तान के वाइसरॉय बनते हैं लिटन के बाद, इन्होंने रीअपील कर दिया, खत्म कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल के दोस्तों कि इनमें से वो कौन है जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया। लॉर्ड लिटन ने 1878 में हिंदुस्तान में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। अगला सवाल है, इनमें से वो कौन से वाइसरॉय हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में इंडियन सिविल सर्विस को देने की जो मैक्सिमम एज है उसको डिक्रीज कर दिया फ्रॉम 21 टू 19। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रूक या लॉर्ड डफरिन। तो सही उत्तर के दोस्तों लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से 1880 तक हिंदुस्तान के वाइसरॉय रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इंडियन सिविल सर्विस को देने की मैक्सिमम एज 21 साल से 19 साल कर दिया। अगला सवाल के दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको कि लागू किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में, करेक्ट है। By this act, the magistrate of the district were empowered without the prior permission of the government to call upon a printer and publisher of any kind to enter into a bond undertaking not to publish anything which might rouse feelings of disaffection against the government। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि इस एक्ट के अंतर्गत जिले का जो मजिस्ट्रेट गया उसको इतना अधिकार दिया गया कि वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उसके क्षेत्र में जो भी पब्लिशर हैं उनको बुलाकर एक बॉन्ड साइन करवा सकता है, और उस बॉन्ड में यह लिखा रहेगा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं छापोगे अपने प्रिंटर से जिससे सरकार के अमंग, मतलब ब्रिटिश हुकूमत के अमंग लोगों के अंदर किसी भी तरह की अफेक्शन की फीलिंग आए। The magistrate was also authorized to deposit a security which could be confiscated if the printer violated the bond। इसके अलावा बॉन्ड साइन कराने के अलावा वो कुछ सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट कर सकता है कि अगर तुमने इस बात को नजरअंदाज किया या इसका उल्लंघन किया तो तुम्हारे प्रिंटर को हम क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। एंड इफ द प्रिंटर रिपीटेड द वायलेशन हिज प्रेस कुड बी सीज। एक बार गलती की है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार बार ये गलती करोगे तो तुम्हारे पब्लिश हाउस को हम बंद करवा देंगे, तुम्हारे पब्लिशिंग हाउस को हम बंद करवा देंगे, तुम्हारे प्रेस को सीज कर देंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लागू हुआ, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1878। अगला सवाल के दोस्तों, आर्म्स एक्ट 1878 में लागू हुआ, आपको बताना है उस एक्ट के अंतर्गत इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कंपेयर्ड द इंडियंस टू हैव लाइसेंस टू कीप, सेल और परचेस आर्म्स। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत हिंदुस्तानियों को कंपेल्ड किया गया कि अगर हिंदुस्तानियों को हथियार रखना है तो खरीदने के लिए, रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। द ऑफेंडर्स वर टू बी पनिश बोथ विथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई बिना लाइसेंस के हथियार रखता है तो उसको पनिश किया जा सकता है, मतलब उसको जेल में भी डाला जा सकता है, फाइन भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। बट इंग्लिश, एंग्लो इंडियंस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ सर्टेन कैटेगरीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। मगर जो अंग्रेज थे, एंग्लो इंडियंस थे और जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के, उनको इस एक्ट के अंतर्गत नहीं रखा गया था। तो दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द आर्म्स एक्ट विच वाज पास्ड इन 1878।
अंडर द लॉर्ड लिटन। अगला सवाल के दोस्तों, पहला दिल्ली दरबार कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1876, 1877, 1888 या 1889? सही उत्तर के दोस्तों 1877। जब लॉर्ड कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब मैं बताऊंगा कि जब पहला दिल्ली दरबार लगा तो हिंदुस्तान के वायसरॉय कौन थे, और जब आखिरी दिल्ली दरबार लगा 1911 में, जब कैपिटल ट्रांसफर किया गया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो हिंदुस्तान के वायसरॉय कौन थे? नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सा नोवेल है जो लॉर्ड लिटन ने लिखा था, जो पब्लिश हुआ था 1807 में? सही उत्तर के दोस्तों लुसाइल करके एक नोवेल था जिसको लिखा था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन जो कि हिंदुस्तान के वायसरॉय रहे 1876 से 1880। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं से जुड़ा हुआ है, आर्म्स एक्ट इन्हीं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान का पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ। देखिए, पहला सेंसस 1872 में हुआ, लेकिन पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ। उस वक्त हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे या वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मेयो? सही उत्तर के दोस्तों लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 तक भारत के वायसरॉय रहे, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हिंदुस्तान का पहला कंप्लीट सेंसस हुआ, जनगणना। पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ या कब पास किया गया? 1880, 1881, 1882, 1883? सही उत्तर के दोस्तों पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पास किया गया। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल आप लोगों को याद ही होगा 1884, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किस चीज से रिलेटेड है? इंपोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू कैरी बाय द इंडियंस, ये इनकरेक्ट है। इंपोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेज, ये भी इनकरेक्ट है। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट जज होता था, अगर वो हिंदुस्तानी है, तो यूरोपियंस के ट्रायल को वो यूरोपियन के ट्रायल्स के लिए वो क्वालिफाइड नहीं था इल्बर्ट बिल के पहले। लेकिन इल्बर्ट बिल आने के बाद ये कहा गया था कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज की गई है इंडियन मजिस्ट्रेट के ऊपर अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, हम उसको हटाते हैं। बड़ा बवाल हुआ, 1884 में इसको लाया गया, एंड सही उत्तर गए रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, इल्बर्ट बिल। लॉर्ड रिपन तब हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे। नाउ लॉर्ड रिपन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ही अपॉइंटेड वुड्स कमीशन फॉर एजुकेशन। देखिए दोस्तों, ये तो इनकरेक्ट है, नहीं सॉरी, हाँ ये इनकरेक्ट है। एंड ही गॉट इनएक्टेड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये भी इनकरेक्ट है। वुड्स डिस्पैच कब आया था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वुड डिस्पैच कब आया था, और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को इनैक्ट किया था किसने? लॉर्ड लिटन ने, ना कि रिपन ने। रिपन ने तो इसको रिअपील किया, खत्म कर दिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ, इनमें से वो कौन से गवर्नर जनरल गए जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का नाम दिया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रूक, लॉर्ड डफरिन? तो 1884 से लेकर 1888 तक हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल रहे, मतलब जिस इनके कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस का गठन किया गया एओ ह्यूम के द्वारा, इन्होंने कांग्रेस को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का नाम दिया। नाउ, आईएनसी कब फॉर्म हुआ? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ 1885 में। नाउ, पहला सेशन आईएनसी का जो कि बंबई में हुआ, आपको बताना है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ हुम, मतलब प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन का? एओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, जेबी कृपलानी या डब्ल्यूसी बैनर्जी? तो दोस्तों डब्ल्यूसी बैनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन के अध्यक्ष रहे 1885 बॉम्बे में। अगला सवाल के दोस्तों, पहला इंग्लिशमैन कौन बना जो आईएनसी का प्रेसिडेंट रहा? तो दोस्तों सही उत्तर गए 1888 में इलाहाबाद में, मतलब जो चौथा सेशन हुआ कांग्रेस का इलाहाबाद में हुआ, और वहां पर जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की, प्रेसिडेंट बने, और ये पहले इंग्लिशमैन थे जिन्होंने जो प्रेसिडेंट बने आईएनसी के। नाउ, माई ओन डिसबिलीफ इज दैट कांग्रेस इज टॉटरिंग एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन इज टू असिस्ट इट टू पीसफुल डेथ। ये किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन, जिनके साथ एक बड़ा ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, जिसको हम लोग कहते हैं
पार्टीशन ऑफ बंगाल 1899 से लेकर 1905 तक हिंदुस्तान के वायसरॉय रहे लॉर्ड कर्जन ने यह बात कही थी कि माई ओन बिलीफ इज दैट कांग्रेस इज टॉटरिंग एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन इज टू असिस्ट इट टू पीसफुल डेथ। नेक्स्ट, आईएनसी का जो पहला सेशन हुआ बॉम्बे में 1885, जिसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने, उसको कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था? तो उसको टोटल 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। नेक्स्ट, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? मतलब पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का कौन रहा? तो दोस्तों 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन रहा? नवाब वकार उल मुल्क, मियां अब्दुल अजीज, हिदायत हुसैन खान या मोहम्मद अली जिन्ना? तो दिसंबर 1906 में बनी मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट रहे नवाब वकार उल मुल्क। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मुस्लिम लीग का पहला सेशन कहां पर हुआ था। जिस तरह कांग्रेस का पहला सेशन 1885 बॉम्बे में हुआ, अध्यक्षता की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने, ठीक उसी तरह मुस्लिम लीग जो 1906 दिसंबर में बनी, उसकी पहली सेशन कहां पर हुआ, जिसके प्रेसिडेंट रहे नवाब वकार उल मुल्क। अगला सवाल के दोस्तों कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी थी, कांग्रेस ने इसको कब एक्सेप्ट किया? 1896, 1902, 1906 या 1935? तो दोस्तों कांग्रेस ने 1896 में थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक्सेप्ट किया। और एक बात आप लोगों को और बताना चाहता हूं, 1896 के आईएनसी के सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। रहीमतुल्ला सयानी 1896 कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट थे और वहां पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से लिया गया है। अगला सवाल के दोस्तों देखिए, वो सवाल आ गया, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग? 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्ला सयानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 1896 कांग्रेस सेशन। नेक्स्ट, इनमें से कौन से मतलब इन चारों ऑप्शन में वो कौन है जो एक नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? दादा भाई नरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या शंकरन नैयर? तो सही उत्तर के दोस्तों दादा भाई नरोजी 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। 2 बार चलिए मैं बता देता हूं। 1886 कलकत्ता दूसरा सेशन, ठीक है, दादा भाई नरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और उसके बाद 1906 कलकत्ता सेशन, जहां पहली बार स्वराज की बात की गई थी, वहां पर भी इनकी उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि तीसरा वो कौन सा साल था, कहां पर अध्यक्षता की थी दादा भाई नरोजी ने। 2 तो मैंने आप लोग को बता दिया, 1886, 1906 दोनों कलकत्ता। नेक्स्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी करेक्ट है। इट वॉज हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके प्रेसिडेंट रहे डब्ल्यू सी बनर्जी, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कुड नॉट अटेंड द सेशन ड्यू टू साइमल्टेनियस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों करेक्ट है। उसी वक्त इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सेशन था, इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आईएनसी के सेशन को अटेंड नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन है जो आईएनसी के लगातार 6 साल प्रेसिडेंट रहे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नरोजी? तो दोस्तों अबुल कलाम आजाद जो कि 1940 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, आजादी तक इन्होंने ही कांग्रेस की अध्यक्षता को संभाला। अगला सवाल है, इनमें से सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस या भूपेंद्रनाथ बोस? करेक्ट उत्तर के दोस्तों अबुल कलाम आजाद। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अबुल कलाम आजाद ने पहली अध्यक्षता कांग्रेस की सेशन की कब की थी, एंड उस वक्त इनकी उम्र क्या थी और कहां पर की थी, यह बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट, द लास्ट सेशन ऑफ आईएनसी अटेंडेड बाय द बाल गंगाधर तिलक वॉज कलकत्ता सेशन, सूरत सेशन, कलकत्ता सेशन 1917 या अमृतसर सेशन 1919? सही उत्तर के दोस्तों 1919 का जो अमृतसर का सेशन था, वो लास्ट सेशन था जिसको अटेंड किया था कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल
मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल पसंद आए होंगे। अपना प्यार बनाए रखिए। मुलाकात होती है अगले सफर में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।